हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से नया एनएफओ आ रहा है, एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड को हम डिटेल में एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। एनएफओ पीरियड है 17 मई से 31 मई के बीच में। अब फंड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। नाम है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, कैटेगरी है थीमेटिक। अब इस चीज को हम थोड़ी देर के बाद डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि ये थीमेटिक वर्ड में बहुत सारे मतलब छुपे हुए रहते हैं। फंड मैनेजर है मिस्टर तन्मय देसाई। एसबीआई के जो दूसरे फंड्स हैं, जैसे एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज, फिर एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड, उनके भी वो फंड मैनेजर है। फिर बेंचमार्क है निफ्टी ऑटो टीआरआई। इस बेंचमार्क में भी हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। और मिनिमम एप्लीकेशन है 5000 रुपीज का, और मंथली एसआईपी 500 से आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहां 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, यहां तक कि कॉमर्शियल व्हीकल, सब चीजें यहां पर आ जा रही है। तो जब हम 4 व्हीलर की बात करते हैं 1000 की पॉपुलेशन में, तो जैसे यूएस, इटली, फ्रांस, यूके, इन सब देशों में आप देखिए 632 से 860 लोगों के बीच में 4 व्हीलर्स हैं। यहां तक कि अगर आप रशिया में देखेंगे 389 है, चाइना में 223 है, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से भी जाएं तो। लेकिन भारत में कितना है, सोच लीजिए 1000 लोग हैं तो 34 लोगों के पास में 4 व्हीलर है। नेक्स्ट, जब हम 2 व्हीलर का डेटा देखते हैं तो इंडोनेशिया में, जो कि हमसे छोटा देश है, 460, 1000 में 460 लोगों के पास 2 व्हीलर है। चाइना में 325 के लोगों के पास है। थाईलैंड में 310, भारत में कितना, 1000 में 120 लोगों में। तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ का पोटेंशियल है हमारे देश में। अब ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत हद तक मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब मैन्युफैक्चरिंग को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पुश हो रहा है, और इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में अगर हम ऑटोमोबाइल और एंसिलरी का सेल्स देखें, ये डेटा 2014 से 2023 के बीच में है, 12% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। और मैन्युफैक्चरिंग पर अगर हम पॉजिटिव हैं तो फिर ऑटो सेक्टर इसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अब किस टाइप की कंपनीज होती है जब हम ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? पहला होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, जो ऑटो एंसिलरी कहते हैं, जो भविष्य की थीम है, जो हम आप अपने आसपास वो चेंज अभी देख रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले ओईएम्स को समझते हैं। ओईएम्स क्या है? जो कार या 2 व्हीलर बनाते हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा या टाटा मोटर्स या मारुति या हीरो मोटो, तो ये सब कंपनियां ओईएम होती है। तो ये लोग क्या है कि जैसे 2 व्हीलर है, कार्स है, या फिर जो बड़े कॉमर्शियल व्हीकल्स है, उनको वो लोग बनाते हैं। तो एक पार्ट ओईएम का हो गया। फिर जो दूसरा पार्ट है, फॉर एग्जांपल आपको कार बनानी है तो बहुत सारी एंसिलरी कंपनीज हैं। अब कार के लिए लीड एसिड बैटरी चाहिए, टायर चाहिए, ब्रेक्स, लाइटिंग, केबल्स, फिर व्हील्स, फिर वायरिंग हार्नेस, इंजन, एयर कंडीशनर, तो कितनी सारी चीजें चाहिए। और सिमिलरली 2 व्हीलर में भी कितनी सारी चीजें चाहिए, चाहे वो टायर हो, व्हील, ग्लास, स्विच, कितनी सारी चीजें चाहिए। तो इन सब चीजों को कौन बनाएगा? तो जो ओईएम है, इन सब चीजों के लिए आप मान सकते हैं काम को थोड़ा आउटसोर्स कर देते हैं। तो यहां पर बहुत सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी आती है। दोस्तों, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन। देखिए, अगर हम 5 साल पहले ही जाते हैं 2019 के समय में फाइनेंशियल, तो 2 व्हीलर का पेनिट्रेशन बहुत कम था, जो अभी 5% से ऊपर हो चुका है। 4 व्हीलर, सोच लीजिए अभी 100 गाड़ियां हैं तो 2.32 गाड़ियां अभी 4 व्हीलर है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो कि 2018-19 के समय में बिल्कुल ना के बराबर था। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो गवर्नमेंट की तरफ से भी पुश है, फिर इन्वायरमेंटल के इतने कंसर्न्स आ रहे हैं, तो ये एक स्ट्रक्चरल थीम हम मान सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट्स को लेकर। यहां पर अगर फाइनेंशियल ईयर 13 से 23 की हम बात करें तो वैल्यू के हिसाब से 2 व्हीलर में 13% का एक्सपोर्ट में ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, और एक्सपोर्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट एंसिलरी बिजनेस है, जैसे फोर्जिंग्स, बियरिंग्स, टायर्स, उनका भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर ओईएम प्लस जो एंसिलरी कंपनीज हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अब हम आते हैं अलग अलग टाइप की जो कंपनीज हैं। तो यहां मैं जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स है, जो कि बेंचमार्क है, वहां पर टॉप 10 कौन सी कंपनीज हैं उनके बारे में बताता हूं। जैसे आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो। अब देखिए, पहला 3 नाम हमको 4 व्हीलर ओईएम देखने को मिल रहा है, ये 2 व्हीलर का ओईएम देखने को मिल रहा है, बजाज ऑटो। आयशर के केस में ट्रक्स भी हैं, और रॉयल एनफील्ड जो बड़ा ब्रांड है। फिर देखिए हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, संवर्धना मदरसन। तो ये टॉप 10 कंपनीज हैं, और जो बेंचमार्क है वो इसी के साथ ही कॉम्पीट करेगा। अभी तो ये एनएफओ आया ही है, फिर बाद में हमको जुलाई महीने में पता चलेगा कि जो ऑटो इंडेक्स है, यहां किस तरीके से फंड मैनेजर अपना पोर्टफोलियो को बना रहे हैं। दोस्तों, अब ये इंपॉर्टेंट है समझना। सोच लीजिए जो बीएससी 100 इंडेक्स है, 100 कंपनियों मान सकते हैं जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, ठीक है, तो उसमें ऑटो सेक्टर का अभी आप वेट देखेंगे 7.5% है।
और ये आपके पर्सनल फाइनेंस में भी हेल्प करेगा। थोड़ी देर में उस पॉइंट को भी मैं टच करता हूं। और हिस्टोरिकली आप देखेंगे 2003 से भी अगर आप देखते हैं तो ये रेंज देखिए 2.8 मतलब 3% से लगभग 10% का रेंज में रहे। अभी हमको कितना 7.5 देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 100 कंपनियां हैं, ऑटो सेक्टर तो अभी 7.5 है, बाकी क्या होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस या ऑयल एंड गैस या पावर सेक्टर या केमिकल्स या जो दूसरे सेक्टर्स है वहां की कंपनियां होंगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है समझना। थोड़ी देर में उस पर आता हूं। अब ये जब एनएफओ आ रहा है तो ये देखना जरूरी है कि ये इंडेक्स क्या सस्ता है या महंगा है। तो देखिए, अगर ये -1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर हम कहेंगे कि सबसे सस्ता कब था, तो एक्चुअली में मैं देख रहा हूं कि जो बिल्कुल सस्ता जो लेवल था वो हमको वो जो कोविड का जो फॉल जब देखने को मिला था तब मिला था, अभी रिसेंट में 4-5 साल में। ठीक है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अभी अगर आप देखेंगे तो अभी फेयरली वैल्यूड है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स भी देखिए 21.9 का एवरेज रहा है और अभी इसका 22.3 है, मतलब ये महंगा भी नहीं है और आपको सस्ता भी नहीं मिल रहा है। अब इसका किस तरीके से एनालिसिस किया जाए कि अगर भविष्य में ऑटो सेक्टर का ग्रोथ अगर होता रहा तो फिर तो इस सेक्टर के लिए बिल्कुल अच्छा यहां पर हो सकता है, बट अभी आपको महंगा भी नहीं मिल रहा है और सस्ता भी नहीं मिल रहा है। अब रिटर्न किस तरीके से है, अब देखिए 10 ईयर रिटर्न हम देखते हैं कितना है, 15.5% लॉन्ग टर्म का। निफ्टी 50 के साथ अगर हम कंपेयर करें, जो कि डाइवर्सिफाइड सभी जो मेन सेक्टर्स हैं उनको ले रहा है, 14.3। ठीक है, और निफ्टी 500 जो जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और मैक्सिमम जो स्मॉल कैप्स हैं उनका वेटेज के हिसाब से आ जाते हैं, तो उस इंडेक्स का जो रिटर्न है 16.15% का देखने को मिल रहा है। बट यस, लास्ट 1 ईयर में ऑटो इंडेक्स का रिटर्न बहुत अच्छा है, 71% से ऊपर है, जबकि निफ्टी का 26.5 और 39.3% है। तो एक चीज समझिए, ये थोड़ा साइक्लिकल सेक्टर है। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं, अब हम धीरे धीरे इन नंबर्स को एनालिसिस में आते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है ये ऑटो इंडेक्स पर और ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज पर कि ये रीजनेबल वैल्यूएशन में आ रहा है, कि अगर अभी ऑटो सेक्टर की जो कंपनियां हैं बहुत महंगी भी नहीं मिल रही है और बहुत चीप वैल्यूएशन भी नहीं मिल रही है। दूसरा एक स्ट्रक्चरल एक पॉजिटिव क्या है कि भारत में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, जो हमने स्टार्टिंग के कुछ डेटा से देखा था। पॉलिसी सपोर्ट भी है और भविष्य की जो इमर्जिंग थीम्स है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वाया जो ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज है उससे, और रीजनेबल आपको यूनिवर्स मिलेगा कंपनीज का, क्योंकि यहां पर ऑटो या जो कार या टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियां तो है ही, लेकिन साथ साथ में एंसिलरी कंपनी या इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अब ये समझना जरूरी है, ये है थीमेटिक फंड। ओके, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। अब थीमेटिक फंड एक थीम के हिसाब से चलता है। अब मार्केट बहुत बड़ी है और इसमें ये एक थीम जो ऑटो सेक्टर है उसको ही पकड़ रहा है, लेकिन देखिए मार्केट डाइवर्सिफाइड है, मार्केट में आपको बैंक्स भी मिलेंगे, ऑयल एंड गैस की कंपनियां मिलेंगी, केमिकल कंपनियां मिलेंगी, आईटी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, पावर सेक्टर, सब बहुत सारे सेक्टर की आपको कंपनियां वहां पर मिलेगी। लेकिन हम यहां पर कहां फोकस कर रहे हैं, सिर्फ ऑटो सेक्टर पर ही फोकस कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वोलेटिलिटी यहां रहेगी। और मैंने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के डेटा के साथ भी देखा है कि जो वोलेटिलिटी में अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर आप देखते हैं तो इसका थोड़ा ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, थोड़ा रिस्की हो सकता है। और दूसरी चीज है, ऑटो सेक्टर थोड़ा साइक्लिकल भी होता है, क्योंकि कुछ चीजें उनको इंपैक्ट करती है। सोच लीजिए, मान लीजिए स्लो डाउन होता है या रॉ मटेरियल के प्राइस ज्यादा हो जाते हैं या फ्यूल प्राइस बढ़ जाते हैं या जियोपॉलिटिकल इशू आ जाते हैं, तो इनके बिजनेस को इंपैक्ट पड़ सकता है। हाँ, अभी जैसे 2024 में देख रहे हैं तो सब कुछ अभी बढ़िया है, क्योंकि भारत भी अच्छा ग्रो कर रहा है। रॉ मटेरियल का भी जो तकलीफ 2022 में देखने को मिल रही थी वो भी अभी बहुत हद तक कंटेन हो चुका है। फ्यूल प्राइस जितना बढ़ना था अभी वो भी बहुत नहीं बढ़ रहा है। तो अभी ऐसा मान सकते हैं कि अच्छा है, लेकिन 5 साल है, 5 साल में बहुत सारी वोलेटिलिटी हो सकती है। तो अगर आपका लेट्स से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ठीक है, जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 500 का, तो वहां वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम रहेगी, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स वहां होते हैं। और ऑटो सेक्टर पर ही अगर आप जाते हैं तो वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा हो सकती है, बट यस, रिस्क के साथ साथ रिटर्न का भी पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन यहां लॉन्ग टर्म का थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, जैसे कोई अगर नया इन्वेस्टर है, अभी जैसे लास्ट 2-3 साल में बहुत नए इन्वेस्टर्स हैं और सुनते भी रहते होंगे अपने कलीग्स लोग से कि मार्केट में तो बहुत पैसा बन रहा है, हम लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। और सोच लीजिए कोई नया इन्वेस्टर है, उनको लग रहा होगा कि अरे मैं तो बिल्कुल छूट गया हूं, मेरे अकाउंट में तो अभी 10 लाख पड़े हुए हैं, और उनको बिल्कुल लगेगा कि नहीं नहीं, मुझे तो अभी इन्वेस्ट कर ही देना चाहिए। अगेन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे हो सकता है पैनिक में आके आपने पूरा 10 के 10 लाख यहां पर डाल दिए। अगर आप नए इन्वेस्टर है, इंडस्ट्री को नहीं जानते हैं, ऑटो इंडस्ट्री को, तो आपके लिए रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर हो सकते हैं जो सोचेंगे कि ठीक है, मुझे कुछ 6 महीना 1 साल के लिए पैसा पार्क करना है, चलिए ना यहां पर नया जो एनएफओ आया है यहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं। अगेन
एक और रिस्की थॉट हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप 6 महीना 1 साल के लिए अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर इक्विटी है ही नहीं, फिर आपको डेट में जाना चाहिए। ठीक है, खैर वो अलग डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट है, बहुत लो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर भी होते हैं। सोच लीजिए जो इन्वेस्टर ने फिक्स डिपॉजिट्स या पीपीएफ या ईपीएफ मैक्सिमम देखा होता है, या फिर जो इक्विटी मार्केट पर बहुत कम जानते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा रिस्की हो सकता है। ठीक है, या फिर जिनका बहुत कम नॉलेज है इंडस्ट्री में, तो उनके लिए भी रिस्की। तो ये सब चीजों का आपको समझना है। देखिए, एक एनएफओ आया है तो आपको अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से देखना है कि आपके लिए कितना फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, रिस्क और रिवॉर्ड को समझना है। नेक्स्ट है, जब हम हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन रहना जरूरी है। इनफैक्ट पहले डाइवर्सिफिकेशन इक्विटी डेट में रहना जरूरी है, फिर डाइवर्सिफिकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में रहना जरूरी है, फिर डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग सेक्टर में रहना जरूरी है। अब सोच लीजिए मेरा 100 रुपया का पोर्टफोलियो है, 100 रुपए में फॉर एग्जांपल मैं 60 रुपीज का कोई एक सेक्टर ही ले लेता हूं, ऑटो सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एक सेक्टर मैं अगर 60 रुपीज का ले लेता हूं, तो सोच लीजिए कितना यहां पर वोलेटिलिटी और रिस्क यहां पर बढ़ सकती है। वो सेक्टर अच्छा किया तो ठीक है, मैं बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन अगर उस सेक्टर ने अच्छा नहीं किया तो, इसीलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना जरूरी है। इसलिए अपना रिस्क को समझना है। इससे थीमेटिक फंड में मेरी सोच ऐसी रहती है कि आपके पोर्टफोलियो का ये एक सैटेलाइट पार्ट हो सकता है। ठीक है, कोर पार्ट में कैसे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, मे बी एक कोर लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप या फिर इवन मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप या हाइब्रिड्स जो हैं वो हो सकते हैं, या डेट पार्ट भी हो सकता है। लेकिन थीमेटिक फंड फॉर एग्जांपल 60-70% हो तो पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, तो ज्यादा वेट रिस्की हो सकता है। बाकी देखिए, ये जो फंड की जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, बहुत महंगा और बहुत सस्ता नहीं है, बट आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में आप किस तरीके से इसको फिट कर पा रहे हैं, आपके लिए सही है या नहीं है, उसको आपको अपने से एनालिसिस करना है दोस्तों। और जब भी आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सिर्फ ऑटोमोटिव इंडेक्स ही नहीं, आपका हमेशा लॉन्ग टर्म फोकस ही रहना चाहिए। और ऑटो इंडस्ट्री है तो थोड़ा साइक्लिसिटी को भी देखना है। तो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे भारत में ग्रोथ होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम है, महंगा भी नहीं है, तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन आपको अपना रिस्क को भी देखना है, डाइवर्सिफिकेशन और वोलेटिलिटी पार्ट को भी नहीं भूलना है दोस्तों। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और यहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग के साथ, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर इन्वेस्टर अलग है, सबका इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, गोल, रिस्क एपिटाइट सब कुछ अलग है, और यहां मैं आपको पर्सनल इन्वेस्टमेंट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक टोंक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं, और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। मैं पास्ट में एक्स वेल्थ मैनेजर रह चुका हूं और बैंकर रह चुका हूं, जैसे एचडीएफसी बैंक में मैंने काम किया है, और आनंद राठी और एलारा कैपिटल में इससे पहले मैंने काम किया हुआ है। पास्ट में और प्रेजेंट में भी बहुत सारे जो एचएनआई क्लाइंट्स हैं उनका पोर्टफोलियो मैंने मैनेज किया है, और इतना मैं समझता हूं हर फैमिली डिफरेंट है, सबके रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। कोई बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टर हो सकता है, कोई लो रिस्क इन्वेस्टर हो सकता है, सभी इन्वेस्टर यूनिक है, और सबके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान स्मार्ट और क्यूरेटेड होना चाहिए। और यहां मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन फॉर गोल प्लानिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, और मैं या मेरी टीम में से कोई आपको 3 दिन के अंदर रीच करेगा, और हम लोग मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। वहां पर आपके जो भविष्य के गोल है म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपको कैसे रीच हो, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। भविष्य के गोल जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन, या आपके कुछ और गोल्स जैसे घर खरीदना हो 5 साल 10 साल के बाद, तो इन सब चीजों पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आप गूगल फॉर्म को चेक कर सकते हैं जहां पर मैंने लिंक को दिया हुआ है दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।